नमस्कार, मैं अनुज कुमार। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एकीकृत पेंशन योजना, पात्र, लाभ, रिटर्न, ग्रेच्युटी, निकासी नियम और आवेदन प्रक्रिया के बारे में। यानी कि उस योजना के बारे में जो अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में हम संपूर्ण वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी का जो मेरे पास लगातार कमेंट्स आते हैं, मैंने काफ़ी सारे जो व्यक्ति हैं तो मेरी जानकार है, मैंने उनसे बात की है कि यूपीएस का जो अभी पॉलिसी है, यानी कि जो पेंशन योजना है, उसको आप लेकर क्या सोचते हैं, क्या विचारधारा है आपके मन में इस चीज़ को लेकर। तो हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि अभी का जो कर्मचारी है, यानी कि जो एनपीएस में मौजूद कर्मचारी है, उसके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं, जो कि वो ये जानना चाहता है कि हम जो एनपीएस से अब यूपीएस में स्विच करेंगे तो उसका हमें लाभ क्या मिलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2025 का जो वक्त है उसमें आपको काफ़ी सारे बदलाव देखने के लिए मिले हैं और वो सभी योजनाएं इस 2025 में लागू की गई, जो कि अभी की जो या तो नई ज्वाइनिंग मान लीजिए वो इसका कैसे लाभ ले सकते हैं, या जो एनपीएस में मौजूद है वो इसका कैसे लाभ ले सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक पॉइंट ऐसा बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद साबित होगा। पहले हमें इसके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। एकीकृत पेंशन योजना आखिर क्यों है और क्यों लागू की गई। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को स्थिरता, समानता और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य निश्चित करना है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। ये कर्मचारी एनपीएस जारी रख सकते हैं या यूपीएस योजना में स्विच कर सकते हैं। हालांकि एक बार जब कर्मचारी यूपीएस चुन लेता है तो निर्णय अंतिम हो जाता है और उसे उल्टा नहीं जा सकता। यूपीएस चुनने का विकल्प 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर इस्तेमाल किया जाना है। अब इसमें राज्य सरकारें भी राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना के अपनाकर लागू कर सकती हैं। यूपीएस लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 25 अगस्त 2024 को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इस योजना को लागू करने का फैसला किया। अगर सभी राज्य सरकारें यूपीएस योजना अपनाते हैं तो इसे पूरे भारत में एनपीएस योजना के तहत आने वाले तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा कर्मचारी को इसका फायदा होने वाला। अगर हम इसकी पात्रता की बात करें तो एनपीएस के अंतर्गत आने वाला कोई भी मौजूदा कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हो, केंद्र सरकार की सेवा में नई भर्ती 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवा में शामिल होना हो। केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत आता था और 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुका है, स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुका है या मौलिक नियम 56J के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुआ हो। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति केंद्र सरकारी कर्मचारी का कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी जो एनपीएस का ग्राहक हो और यूपीएस का विकल्प चुनने से पहले उसकी मृत्यु हो गई हो। यूपीएस के लिए कौन कौन पात्र नहीं होगा, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 10 वर्ष की सेवा से पहले सेवानिवृत्त होने वाला, त्याग पत्र देने वाला कर्मचारी, कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया हो, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिस कारण से वो कर्मचारी सेवा से निलंबित कर दिया गया हो। सेवा से बर्खास्त से मुद्दा रहेगा कि कोई भी ऐसा कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा कि कुछ भी कारण हुआ हो और वो सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हो, तो वो इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। न्यूनतम पेंशन राशि की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें 10,000 की मिनिमम पेंशन की गारंटी दी गई है। उसके लिए आपको 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। अब थोड़ा सा इसके लाभों के बारे में जानते हैं। सुनिश्चित पेंशन में आपने जो सुना होगा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। यह लाभ कम से कम 25 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारी को दिया जाएगा। 10 से 25 वर्ष की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को इसी तरह से लाभ मिलता रहेगा। सरकारी अंशदान की बात करें तो सरकारी अंशदान कर्मचारियों के मूल वेतन का 18.5% होने वाला है। इसमें पेंशन योगदान में फंड जमा होगा। कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% पेंशन फंड में योगदान करते रहेंगे। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की बात करें तो पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60% उसके जीवन साथी को दिया जाएगा। न्यूनतम पेंशन मजदूरी की बात करें तो
सुनिश्चित पेंशन योजना में कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को 10,000 का लाभ मिलता रहेगा। मुद्रास्फीति सूचकांक की बात करें तो सुनिश्चित न्यूनतम और पारिवारिक पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक प्रदान किया जाएगा। महंगाई भत्ता राहत यानी कि डीआर सेवारत कर्मचारी के समान औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि ASCPI IW पर आधारित होगा। एक मुफ्त भुगतान की बात करें तो सेवानिवृत्त लोगों को सेवानिवृत्ति के समय उनकी ग्रेच्युइटी के साथ एक मुफ्त भुगतान प्रदान होगा। यह भुगतान पूरी तरह सेवा के प्रत्येक 6 महीने के भीतर सेवानिवृत्ति तिथि पर मासिक प्रतिबद्धता के आधार पर यानी कि DA प्लस वेतन के 10वें हिस्से के बराबर होगा। इस ग्रेच्युइटी की बात करते हैं तो एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत 2 प्रकार की ग्रेच्युइटी उपलब्ध है, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युइटी और मृत्यु अनुदान ग्रेच्युइटी। सेवानिवृत्ति ग्रेच्युइटी के बारे में बात करें तो रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी एक मुफ्त भुगतान है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कंपनी को एक निश्चित समय तक सेवा के रिटर्न के लिए दिया जाता है। इसका भुगतान न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा के बाद कर दिया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी निम्न कुछ शर्तों के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युइटी के लिए पात्र माने जाएंगे। सबसे पहला होगा सेवानिवृत्ति और अमान्यता की अवधारणाएं। सेवानिवृत्ति तब होती है जब कर्मचारी 60 वर्ष की आयु या संगठन की पूर्व निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु तक पहुंच जाता है। तब यह भी होता है कि जब कर्मचारी मौलिक नियम 1922 के नियम 56 या केंद्र सिविल सेवा पेंशन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नियम 2021 के नियम के 12 के तहत सेवानिवृत्त हुआ हो। अनूठी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी कि आप इसे VRS के नाम से जानते हैं। यह योजना संगठनात्मक परिवर्तनों के कारण अवशेषों के रूप में पहचाने जाने वाली सरकारी कर्मचारियों को विशिष्ट लाभों के साथ समय से पहले सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने की सुविधा देता है। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कार्यबल अनुकूल की सुविधा भी प्रदान करता है। अन्य सेवा में अवमूल्यन की बात करें तो किसी सरकारी कर्मचारी का सरकारी स्वामित्व वाली या सरकारी वित्तीय पोषित इकाई में किसी पद पर अवमूल्यन प्रवेश के बाद कर्मचारी पिछले सरकारी पद से नए पर स्थानांतरण होता हो और सेवा के वर्षों और लाभों के साथ कुछ नियमों के अधीन आता हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब हम इसमें आपको थोड़ा सा मृत्यु अनुदान के बारे में बताना चाहते हैं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो एक एक पॉइंट वो बताना जरूरी है जो कि आपके आगे चलकर भी आपके भविष्य में काम आने वाला है। मृत्यु अनुदान की बात करें तो मृत्यु अनुदान एक मुफ्त भुगतान होगा जो मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार नामित व्यक्ति को मुश्किल समय में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, चाहे उनकी सेवा अवधि कुछ भी हो। मृत्यु अनुदान तय होता है जब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु उनके सेवा अवधि के दौरान हो जाती हो। मृत्यु अनुदान की गणना कैसे की गई या उसके लिए सेवा काल क्या रखा गया। किसी कर्मचारी की मृत्यु उपदान राशि उसकी सेवा आधार अवधि के तहत निर्धारित की गई है। अब सेवा काल का जो चक्र है वो किस प्रकार रखा है, उसमें मृत्यु का अनुदान जो है वो किस प्रकार रखा गया है। अगर 1 वर्ष की सेवा की है तो 2% और 1 से 5 वर्ष की सेवा की है तो 6% और 5 से 11 वर्ष के लिए 12% और 11 से 20 वर्ष के लिए 20% और 20 वर्ष प्रत्येक 6 माह की सेवा के लिए पारस्परिक का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। चलिए साथियों, अब जानते हैं कि यूपीएस निकासी और नियमों और शर्तों के बारे में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस निकासी और निश्चित भुगतान की गणना का नियमानुसार क्या बनाया गया है। यूपीएस जो है सेवानिवृत्ति पर पूर्ण निकासी की बात करें तो कर्मचारी अपने यूपीएस कोष का 60% निकाल सकते हैं। हालांकि यह निकासी उनके नियम पेंशन भुगतान को कम कर देगी। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में जीवनसाथी को जीवन भर के लिए भुगतान की गई अंतिम पेंशन का 60% मिल जाएगा। वहीं महंगाई राहत केवल उन लोगों को दी जाती है जिन्हें अपनी पेंशन मिलना शुरू की गई हो। अगर हम आंशिक निकासी की बात करें तो कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान 3 साल की लॉक इन अवधि के बाद 3 बार तक आंशिक निकासी कर सकता है। प्रत्येक निकासी कर्मचारियों के योगदान का 25% हो सकता है और इसे विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमानित दी जाएगी जो शामिल होगा। घर खरीदना या घर बनाने के बारे में
कर्मचारी के पास अपना घर नहीं है, अगर यदि नहीं है तो उसके लिए पैसा निकाल सकता है। बच्चों की उच्च शिक्षा या विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना हो तो उस स्थिति में भी आप पैसा निकाल सकते हैं। दीर्घकालीन बीमारियों या विकलांगताओं से संबंधित चिकित्सा लेनी हो तो उसके लिए भी पैसा निकाल सकता है। आत्म विकास या कौशल वृद्धि का प्रयास करना हो, यानी कि आपको कोई बिजनेस करना हो, तो अब भी आप इससे पैसा निकाल सकते हैं। यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस दोनों से सुविधाएं प्राप्त करने वाली है, क्योंकि यूपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुरक्षित प्रदान करती है, वहीं इसमें न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का भी मौका आपको दिया गया है। यह कर्मचारियों की महंगाई राहत डीआर को समायोजित करके मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। एकीकृत पेंशन योजना नामांकन और दावा प्रक्रिया के जो लिंक है वो सीधे आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएंगे। सीधे सभी कर्मचारी अभी जो 1 अप्रैल 2025 से प्रोटीन सीआर की आधिकारिक वेबसाइट पर नामांकन और दावा फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। पात्र केंद्र सरकारी कर्मचारी यूपीएस के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया की बात करें तो प्रोटीन वेबसाइट पर जाएं, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प पर क्लिक करें और यदि आप एनपीएस के मौजूदा सदस्य हो तो एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेट करें विकल्प पर चुनना होगा। यदि आप 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में शामिल होने वाले नवनियुक्त कर्मचारी हैं तो यूपीएस के लिए पंजीकरण करें विकल्प का चयन करना होगा और इसको सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया की। प्रोटीन सीआर वेबसाइट पर जाना होगा। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत फॉर्म के अंतर्गत सभी संबंधित फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। यदि आप 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में शामिल होने वाले नवनियुक्त कर्मचारी हैं तो आपको फॉर्म A1 पर क्लिक करना होगा। यदि आप एनपीएस के मौजूदा सदस्य हो तो आपको फॉर्म A2 पर क्लिक करना होगा। फॉर्म भरने और इसे डीडीओ यानी कि आहरण और संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा। सरकारी कर्मचारियों पर यूपीएस का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? एकीकृत पेंशन योजना ने पेंशन के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह एनपीएस की तुलना में सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और गारंटीकृत पेंशन आय प्रदान करता है। यूपीएस के तहत कर्मचारी को 25 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और हालांकि अगर कोई केंद्र कर्मचारी 25 वर्ष से पहले रिटायर होता है तो लेकिन 10 वर्ष की सेवा के बाद उसके पेंशन के रूप में हर महीने 10,000 की पेंशन निश्चित मिलती रहेगी। उसके अतिरिक्त नियोक्ता पर योजना के तहत मूल वेतन का 18.5% राशि बढ़ी हुई अंशदान करता है, उससे सेवानिवृत्ति कोष में वृद्धि हो जाती है। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर ग्रेच्युटी कैसे मिलेगी? मृतक कर्मचारी के जीवन साथी के लिए पारिवारिक पेंशन भी प्रदान की गई है, जिससे परिवार का भविष्य सुनिश्चित होगा। यूपीएस एनपीएस के तहत बाजार से जुड़ी योजनाओं से जुड़ी अनिश्चितताओं को सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने में संबोधित करता है। संबंधित जो यूपीएस बनाम एनपीएस ओपीएस के लिए कौन बेहतर हो सकता है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस कैलकुलेशन की ऑनलाइन अवधारणाएं क्या है? एसबीआई अमृत वृंदावन योजना क्या है? पेंशन का कम्यूटेशन क्या है और कम्यूटेड पेंशन की बहाली क्या है? ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं जो आप लोग लगातार पूछते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूं साथियों कि आपकी जो मन में सवाल होंगे वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद सभी के सभी सोल्व होने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बारीकी से बताया कि आप अगर एनपीएस के मौजूदा कर्मचारी हैं तो आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 2025 1 अप्रैल 2025 के बाद नवनियुक्त कर्मचारी हैं तो आप उसका कैसे लाभ ले सकते हैं। दोनों के दोनों मुद्दे मैंने आपको बता दिए और अभी मैं मानता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद, संपूर्ण वीडियो आपने देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट था मन में एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस के बारे में वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका मन में फिर भी कोई सवाल हो तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विशेष मुद्दों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।